Good morning friends, welcome back. Today we will be starting practical problems based on fluctuating capital method. Okay, we have discussed earlier. There are two methods to solve the problems of partnership final accounts. First is fluctuating capital method and second is fixed capital method. We have already discussed what is fluctuating capital method and what is fixed capital method. हमने जो लास्ट ईयर पढ़ा था फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न, ओके, दैट वाज द मेथड ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड. ओके, और सेम मेथड अभी हम फिर से पढ़ रहे हैं. उसी मेथड पे डिपेंड है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स. लास्ट ईयर जैसे फाइनल अकाउंट्स था एग्जैक्टली वैसे ही है, सिर्फ कुछ माइनर चेंजेस है. ओके, लास्ट ईयर सिर्फ अपना एक ही ओनर था, अभी अपने पास दो ओनर रहेंगे या दो से ज्यादा ओनर रहेंगे, तो कुछ प्रोविजंस अपने पास रहेगी. ओके, लेट्स डिस्कस नाउ गाइस. दिस इज फर्स्ट प्रॉब्लम एंड अगर आपको सब कुछ आता है, ठीक है, देन ऑल्सो रिक्वेस्ट की आने वाले कुछ 4-5 प्रॉब्लम्स तक मेरे साथ साथ चलो. ओके, जैसे जैसे मैं बोलता हूँ वैसे वैसे चलो, आगे मत भागो ज्यादा. उसके बाद एक बार आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा, देन you can solve the problem on your own also, no problem, but initially please be with me. okay, कोई भी न्यू पॉइंट होता है तो पहले मुझे बोलने दो क्या बोल रहा हूँ मैं, कैसे बोल रहा हूँ, देन यू थिंक and then you solve on your own. okay, so first of all let me explain how we solve the problems. ठीक है, अभी नंबर ऑफ मेथड्स आर देयर टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स. मैं अपनी मेथड बोलता हूँ जिससे कि अब ज़्यादा से ज़्यादा इफिशियंसी के साथ और अपने जो भी हम बोलते हैं उससे कि जो भी मिस्टेक्स वगैरह हो जाती है, ठीक है, उसे काफ़ी कम कर सकते हो. मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम कुछ लिख देते, बाद में अपने को रफ करते बैठना पड़ता है, प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा खिचड़ी हो जाती है फिर. ठीक है, कभी कभी अपने को लाइन्स सफिशिएंट नहीं रहते, कभी कभी जितने लाइन्स चाहिए उससे आधे ही लाइन्स अपने पास होते हैं, तो कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं. सो ये कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, एक भी लाइन आपकी वेस्ट नहीं होगी, ज्यादा लाइन नहीं जाएगी, या फिर एक भी लाइन आपको कम नहीं पड़ेगी. तो उसके लिए सब चीजें थोड़ा सा जरूरी होती है. ठीक है, ध्यान में रखो. व्हाट वी विल बी डूइंग, अपना जो प्रोसेस रहेगा एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए. सी यू कैन सॉल्व द एग्जाम्पल बाय यूजिंग एनी मेथड. ठीक है, किसी भी टीचर की कोई भी मेथड आप यूज करके एग्जाम्पल सॉल्व करो. मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी मेथड यूज करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट स्टिक टू वन एनी पर्टिकुलर मेथड. ठीक है, अगर आप मेरी मेथड यूज करके सॉल्व कर रहे हो तो हर प्रॉब्लम मेरी मेथड से ही सॉल्व करो. अगर किसी और की मेथड सॉल्व यूज कर रहे हो तो उसी की मेथड से हर प्रॉब्लम सॉल्व करो. ओके, और एक प्रोसेस फिक्स रख दो कि इसी प्रोसेस से हमें सॉल्व करना है. तो उससे क्या होगा, प्रॉब्लम कितना भी कॉम्प्लेक्स हो, कितना भी टफ प्रॉब्लम हो जाए, अपने को कंफ्यूजन नहीं होगा. ओके, तो एक पर्टिकुलर मेथड के साथ जाना है. अपनी मेथड कैसी है, सी फर्स्ट ऑफ ऑल whenever problem is in front of us, what I do, I suggest कि सबसे पहले अपने को जो एडजस्टमेंट्स दी जाती है प्रॉब्लम में, ठीक है, ये एडजस्टमेंट्स पढ़नी है. एडजस्टमेंट्स पढ़ने के बाद जिस पर्टिकुलर चीज पे एडजस्टमेंट है उसके लिए यहाँ पे टिक मार्क कर दो. ओके, टिक मार्क इसलिए करने की एडजस्टमेंट से तो वो अमाउंट अपने को इनर कॉलम में लिखनी रहेगी, टिक मार्क रहेगी, तो अपने को इजीली समझ में आ जाएगा. अगर एक एडजस्टमेंट है तो एक बार टिक आ जाएगी, दो एडजस्टमेंट से 2 बार टिक आ जाएंगी, 3 एडजस्टमेंट से 3 बार टिक आ जाएगी. ठीक है, तो जितने एडजस्टमेंट से उतने लाइन्स हम छोड़ सकते हैं. ओके, तो एडजस्टमेंट्स पहले पढ़ लो, उसके लिए यहाँ पे टिक कर दो. टिक करने के बाद ट्रायल बैलेंस से पोस्टिंग स्टार्ट करने. 1 by 1 वी हैव टू पोस्ट ट्रायल बैलेंस इन द रिस्पेक्टिव अकाउंट्स. ओके, वेदर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट पोस्ट करना है. पोस्टिंग्स करने के बाद एडजस्टमेंट्स को सॉल्व करना है और एडजस्टमेंट सॉल्व करने के बाद क्लोजिंग करनी है. ओके, दैट विल बी द प्रोसेस टू सॉल्व फाइनल अकाउंट्स. नाउ वन मोर थिंग, वी स्टडी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स. ओके, अभी फाइनल अकाउंट्स हम पढ़ रहे हैं तो अराउंड 30 to 40 प्रॉब्लम्स हम इसमें से देखेंगे. 30-40 प्रॉब्लम हम लगभग देखेंगे फाइनल अकाउंट्स में. तो इतने सारे प्रॉब्लम जब हम सॉल्व करेंगे, ओके, एंड एट द टाइम ऑफ एग्जाम्स सारे प्रॉब्लम्स पढ़ना अपने लिए इजी नहीं हो जाता है. करेक्ट, टफ हो जाता है. तो सारे प्रॉब्लम्स हम पढ़ नहीं सकते, रिवाइज नहीं कर सकते. एक प्रॉब्लम ऐसी भी आ जाती है कि अगर अपनी कुछ मिस्टेक हो गई है, ओके, तो जब हमारे सामने सॉल्यूशन रहेगा, फॉर एग्जांपल हियर इज अ सॉल्यूशन, अभी तक नहीं किया आपने, यहाँ पे अपने सामने जो सॉल्यूशन रहेगा वो सॉल्यूशन देख के हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि हमारी क्या मिस्टेक हुई है. करेक्ट, तो
एग्जाम के टाइम पे इजीली सारे प्रॉब्लम्स की रिवीजन अगर करनी, 40 प्रॉब्लम्स है सपोज, और मैंने बोला कि मुझे आधे घंटे के अंदर 40 के 40 सारे प्रॉब्लम्स की रिवीजन करनी है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? व्हाट आई विल डू, व्हाट आई कैन डू, द ओनली थिंग आई कैन डू इज, अगर कोई एक चीज मुझे टफ लग रही है, ठीक है, तो मैं उसकी पोस्टिंग्स यहाँ पे लिख के रख सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देख रहा हूँ लैंडन बिल्डिंग, ओके, लैंडन बिल्डिंग हम कहाँ पे पोस्ट करते हैं? एसेट में। तो सबसे पहले हम सारा प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम सॉल्विंग करेंगे। लैंडन बिल्डिंग जाती है एसेट में। अगर मुझे लगता है कि मुझे बाद में याद नहीं आएगा, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख के रख सकता हूँ एसेट ए, ओके, फर्नीचर एसेट ए, ऑलराइट। देन हियर इट इज कैपिटल लायबिलिटी में जाता है एल। तो ऐसे शॉर्टकट में अगर मैं सारे पोस्टिंग्स यहाँ पे लिख के रख दूंगा, तो इससे क्या होगा कि एट द टाइम ऑफ एग्जाम्स मुझे बस इतना एक बार पढ़ना है, यहाँ से यहाँ तक मैंने पढ़ लिया, मेरा पूरा प्रॉब्लम एक झटके में रिवाइज हो जाएगा, एक सेकंड में रिवाइज हो जाएगा, ऑलराइट। तो इस तरह से भी आपको हेल्प होती है। कुछ एक पर्टिकुलर चीज है जो याद नहीं आ रही है, ओके, शायद आप 30th 40th प्रॉब्लम के ऊपर हो और एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जो आपको याद नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप जब प्रीवियस प्रॉब्लम्स देखते हो तो यहाँ से आपको समझ में नहीं आ जाता है, आपको फिर से सॉल्यूशन आगे देखना पड़ता है, आपने एग्जैक्टली कहाँ पे उसकी पोस्टिंग की है, ठीक है, और इतने बड़े आंसर के अंदर अपने को वो पोस्टिंग जल्दी से नहीं मिलती है, तो प्रॉब्लम हो जाता है। वही अगर आपने यहाँ पे लिख के रखा होगा तो इजीली अंडरस्टैंड हो सकता है, इजीली रिवाइज हो सकता है, ओके। दैट विल बी योर कॉल डेफिनेटली। अगर आपको लगता है तो पूरी पोस्टिंग्स लिख के रखा करो, मैं तो हमेशा लिखता था, और अगर नहीं लगता है, नहीं लिखा है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जैसा बेटर समझ सकते हो, you can do that, okay. So without wasting further time, let's solve first example, okay. Let's read the example. क्या बोला उन्होंने? From the following trial balance and adjustments, prepare trading account and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that date, okay. That we will be preparing, हम हमेशा प्रिपेयर करते ही ये तीनों अकाउंट्स। ट्रायल बैलेंस डेट दी उन्होंने 31st March 2019, ओके। लेट्स सी पोस्टिंग्स। फर्स्ट है लैंडन बिल्डिंग, लैंडन बिल्डिंग इज आवर एसेट, ओके। फर्नीचर, इट इज आवर एसेट। सन्ड्री डेटर्स, इट इज ऑल्सो आवर एसेट। स्टॉक और ब्रैकेट में बोला डेट 1/4/2018, 1 अप्रैल इज अ ओपनिंग डेट। अपना जो फाइनेंशियल ईयर होता है, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट्स ऑन 1 अप्रैल एवरी ईयर एंड एंड्स ऑन 31st March। तो 1 अप्रैल का जो भी स्टॉक होता है उसे हम बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। सो ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाएगा, पोस्ट होगा। एंड वी नो ओपनिंग स्टॉक वी ऑलवेज राइट ऑन फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, ओके। उसके नीचे हम इमीडिएटली परचेसेस लेते हैं, फिर नीचे कोई सीक्वेंस नहीं है, हम किसी भी तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। उसी तरह से क्रेडिट साइड में हम पहले सेल्स लेते हैं, उसके बाद नीचे बाकी के सारे पॉइंट्स आते हैं, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक जो होता है वो हम लास्ट लाइन में लेते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के। दिस आर द फ्यू प्रोटोकॉल्स वी नीड टू कीप इन माइंड। नेक्स्ट, बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स इज आवर लॉस। बैड डेब्ट्स मतलब क्या है? जो मेरे कस्टमर्स थे जिनके पास से मुझे पैसे मिलने थे, मैंने जिनको उधारी पे माल बेचा हुआ था, मुझे उनसे पैसे लेने थे, लेकिन अभी वो पैसे मुझे नहीं मिल सकते। उन्होंने बोल दिया कि भाई वी डोंट हैव मनी टू रीपे, उन्होंने अपने पैसे बुड़ा दिए, डुबा दिए, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं बैड डेट्स। नेक्स्ट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इट इज ऑल्सो आवर एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा। वेजेस, वेजेस से डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, ओके। वेजेस वी पे टू द लेबर्स हु वर्क इन फैक्ट्री। फैक्ट्री के रिलेटेड, प्रोडक्शन के रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उसे हम पोस्ट करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, तो ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। सी वन मोर थिंग यू नीड टू कीप इन माइंड, डेबिट के जो भी बैलेंसेस है, ओके, दे आर पोस्टेड इन डेबिट साइड्स ओनली, ओके। डेबिट साइड यू कैन टेक आइदर, वी प्रिपेयर 3 अकाउंट्स, ओके। एक हो गया ट्रेडिंग, एक हो गया प्रॉफिट एंड लॉस, और एक बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट में ये होती है डेबिट साइड, ये होती है क्रेडिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस में सेम डेबिट क्रेडिट। बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट साइड नहीं होती है, बट आप एसेट इस साइड पे होती है, उसे अज्यूम कर सकते हो एज अ डेबिट, और लाइबिलिटी जो यहाँ पे होती है उसे आप अज्यूम कर सकते हो क्रेडिट, ठीक है। लिखना नहीं है ये डेबिट क्रेडिट, बट बस ध्यान में रखना है, ओके। सो ट्रायल बैलेंस के जितने भी डेबिट बैलेंसेस है वो डेबिट में ही जाएंगे, मीन्स आइदर ट्रेडिंग के डेबिट में जाएंगे, आइदर प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएंगे, या फिर एसेट में जाएंगे, ओके। ट्रेडिंग के क्रेडिट में कोई भी बैलेंस नहीं जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में कोई बैलेंस नहीं जाएगा, या फिर लाइबिलिटीज में कोई बैलेंस नहीं जाएगा,
come back to the point. Next is salaries. Salaries we post in profit and loss account debit side. Okay. Then carriage inward. Carriage inward we post in trading account debit side. Okay. Let's understand the basic difference और द लॉजिक बिहाइंड कैरेज इनवर्ड एंड कैरेज आउटवर्ड. ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है. अगर हमें बोला है प्रॉब्लम के अंदर सिर्फ कैरेज, ओनली कैरेज, इनवर्ड या आउटवर्ड कुछ भी नहीं बोला है, तो हम अज्यूम करेंगे कि ये कैरेज इनवर्ड है और इसे हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में पोस्ट कर देंगे. ठीक है, तो ये जाएगा अपना ट्रेडिंग डेबिट. कैरेज इनवर्ड बोला हुआ है तो भी जाएगा ट्रेडिंग डेबिट. कैरेज आउटवर्ड बोला है तो ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट. भाई ये क्या हो गया, बोथ आर एक्सपेंसेस. कैरेज इनवर्ड है या कैरेज आउटवर्ड है, दोनों भी एक्सपेंसेस ही है. ओके, बट हम कैरेज इनवर्ड को डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं और ट्रेडिंग में लेते हैं. कैरेज आउटवर्ड को हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस में लेते हैं. क्यों? द रीजन बिहाइंड दैट वेरी सिंपल. कैरेज मीन्स व्हाट, जब हम किसी ट्रक में माल लोड करके लेके आते हैं, ओके, और हम उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो भी चार्जेस पे करते हैं, ठीक है, ट्रक के लिए जो भी भाड़ा हम पे करते हैं उसे हम बोलते हैं कैरेज. ऑलराइट, सो फॉर एग्जांपल दिस इज अ फैक्ट्री. नाउ डोंट गो फॉर ड्राइंग्स. ओके, माय ड्राइंग्स इज नॉट दैट मच गुड. फॉर एग्जांपल दिस इज अ फैक्ट्री और ये एक ट्रक है. ये एक ट्रक है, ये माल लोड करके आपकी फैक्ट्री की ओर आ रहा है. ओके, ट्रक कमिंग टुवर्ड्स योर फैक्ट्री. तो आपके पास रॉ मटेरियल्स आ रहे. फैक्ट्री के अंदर कौन सा माल आता है? रॉ मटेरियल आते हैं, राइट. फिनिश्ड गुड्स तो नहीं आते ना. जो माल ऑलरेडी रेडी फॉर सेल है, प्रोड्यूस हो चुका है, वो तो आपकी फैक्ट्री में नहीं आएगा. करेक्ट. तो आपकी फैक्ट्री की ओर जो माल आ रहा है उसके लिए हम जो कैरेज पे करते हैं उसे हम बोलते हैं कैरेज इनवर्ड. ओके, तो वो कौन सा माल लेके आ रहे हैं? रॉ मटेरियल्स. एंड रॉ मटेरियल्स वी यूज फॉर प्रोडक्शन पर्पज. तो ये डायरेक्टली रिलेटेड विथ प्रोडक्शन हो गया. कैरेज इनवर्ड डायरेक्टली रिलेटेड विथ प्रोडक्शन हो गया, इसलिए इसे हम लेते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में और इसे हम बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस. ऑन द अदर हैंड, जब ये ट्रक यहाँ से बाहर निकल रहा है तो फिर से कुछ माल लोड करके लेके जा रहे हैं, कैरेज आउटवर्ड. ओके, इट्स गोइंग आउट, दैट्स व्हाई इट्स नोन एज कैरेज आउटवर्ड. ट्रक बाहर जा रहा है, कुछ माल लेके जा रहे हैं. कौन सा माल लेके जाएगा? रॉ मटेरियल लेके जाएगा फिर से? नहीं, जो माल प्रोड्यूस हो चुका है, जो हमें अभी बेचना है, ठीक है, वो लेके जाएगा फॉर सेलिंग पर्पज. ओके, तो ये जो माल लेके जा रहे हैं इससे उसे प्रोडक्शन के लिए यूज करना है क्या? नहीं, इट इज ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड. करेक्ट. सो दैट्स व्हाई it is known as indirect expense, and indirect expenses are written at profit and loss account debit side. I hope you understood. So carriage inward जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. सेल्स रिटर्न वी रिड्यूस इट फ्रॉम सेल्स. करेक्ट. तो सेल्स पे एक एडजस्टमेंट आ गई है. हियर इट इज सेल्स. सेल्स पे एक स्टार मार्क कर देते हैं तो एडजस्टमेंट है, ऐसा समझ में आ जाएगा. नेक्स्ट है ड्रॉइंग्स. ड्रॉइंग्स वी रिड्यूस फ्रॉम कैपिटल. अभी वी हैव टू पार्टनर्स, शिल्पा एंड कटरीना. अगर दो पार्टनर्स है, शिल्पा और कटरीना, तो दोनों के ड्रॉइंग्स अपने अपने कैपिटल में से लेस होंगे. शिल्पा's drawing will be reduced from Shilpa's capital and Katrina's drawings will be reduced from Katrina's capital. Okay, so let's reduce that. हमने reduce कर दिया. शिल्पा में से शिल्पा और कटरीना में से कटरीना, दोनों के लिए स्टार मार्क कर दिया. नेक्स्ट है डिस्काउंट. नाउ डिस्काउंट डेबिट साइड में दिया है तो हम इसे एक्सपेंस ही ट्रीट करेंगे. प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में चला जाएगा. या डिस्काउंट अलाउड है, डिस्काउंट रिसीव्ड, कुछ भी नहीं बोला है, तो वो डिस्काउंट हमेशा हम ट्रीट करते, अज्यूम करते कि वो डिस्काउंट अलाउड ही रहेगा. ओके, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा ये मैं राइट है P&L D और DR. ओके, इस तरह से पोस्टिंग्स लिख के रख सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम. नेक्स्ट है एडवांस गिवन टू शाहरुख. ये न्यू पॉइंट है थोड़ा अपने लिए. करेक्ट. हमने शाहरुख को एडवांस दिया है. शाहरुख इज अ पर्सन. ओके, और किसी पर्सन को, किसी बंदे को हमने एडवांस दिया. एडवांस में हम क्या दे सकते हैं? ऑफकोर्स मनी, राइट. सो हमने किसी को पैसे दिए. ओके, अमाउंट गिवन टू समवन. आप इसे लोन भी बोल सकते हो. इन्होंने एडवांस बोला, एडवांस भी बोल सकते हो. ओके,
सो लोन गिवन टू समवन, मतलब ये क्या हो गया, आपने किसी को कैश दी है, राइट। सो यू हैव राइट टू आस्क फॉर योर कैश अगेन वेन एवर यू वॉन्ट। आपको जब चाहिए आप उससे पैसे मांग सकते हो, आपने उधार दिए है ना, करेक्ट। अगर मैं आपको 500 रुपये सपोज उधार देता हूँ, आपने बोला सर मुझे 500 रुपये चाहिए, मैं 2 दिन में आपको रिटर्न करता हूँ, मैंने बोला ये लेके जाओ, तो क्या मैं मांग सकता हूँ 2 दिन बाद? ऑफकोर्स, ठीक है। 2 दिन के 2 महीने हो गए, फिर भी सामने से अगर कोई नहीं दे रहा तो मैं बोल सकता हूँ ना, कैन आई हैव माई 500 रुपीज, करेक्ट। सो वेन एवर वी गिव मनी टू समवन, वो अपने पैसे, इट्स आर प्रॉपर्टी, ओके, अपनी प्रॉपर्टी है तो हम किसी को मांग भी सकते हैं, तो ये जाएगा एसेट साइड में, ओके। आवर मनी इज आवर प्रॉपर्टी, ये सेंटेंस हमेशा ध्यान में रखना, भले अपने पैसे अपने पास हो या किसी और के पास हो, ठीक है। अगर मैंने बैंक में पैसे रख दिए तो क्या मेरी प्रॉपर्टी नहीं रही वो? इट इज स्टिल माई प्रॉपर्टी, कैश एट बैंक, करेक्ट। मेरे पैसे मैंने घर में रख दिए, कैश इन हैंड, इट्स स्टिल माई प्रॉपर्टी, करेक्ट। मेरे पैसे किसी के भी पास हो, राइट। मैंने मेरे कस्टमर को कुछ सेल किया है ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट, मैंने उससे पैसे इमीडिएटली नहीं लिए, मैंने उसको सेल किया है, मैंने बोला कि 2 महीने बाद पे कर, या उसने बोला कि मैं आपको 2 महीने बाद इसके अमाउंट पे करूंगा, अभी मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने बोला ठीक है लेके जाओ जो चाहिए वो मेरे पास से 1 लाख रुपए का माल लेके गया, अभी 2 महीने बाद वो मुझे पे करने वाला है, तो मेरे 2 लाख रुपए उसके पास है, दैट्स माई मनी विच इज इन हिज हैंड, ठीक है। मेरे पैसे उसके पास है तो वो भी मेरी प्रॉपर्टी हो गई, ओके। इसीलिए हम डेटर्स उसे भी कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं? एसेट में, ओके। नेक्स्ट, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड एसेट है, कैश एट बैंक एसेट है। इंटरेस्ट, अभी इंटरेस्ट रिसीव्ड है या पेड है इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है, बट डेबिट के बैलेंसेस है तो डेबिट में ही जाएगा, तो इसे हम रिकॉर्ड करके प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। नेक्स्ट है कमीशन, कमीशन भी हम रिकॉर्ड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, ओके। रॉयल्टीज, रॉयल्टीज है डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, इसे हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। नेक्स्ट है परचेसेस, परचेसेस भी जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, ओके, क्रेडिट में आ जाता है। कैपिटल्स, कैपिटल्स हम लिखते हैं लाइबिलिटी साइड में, ओके। दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम, तो कैपिटल किस तरह से लिखना है अपने को वो मैं आपको बताऊंगा, ओके। मेरे साथ साथ सॉल्व करना, मैंने पहले ही बोला है। नेक्स्ट है बिल्स पेबल, ये भी लाइबिलिटी है। बैंक ओवरड्राफ्ट, इट इज ऑल्सो लाइबिलिटी। परचेस रिटर्न, वी रिड्यूस इट फ्रॉम परचेसेस, तो परचेसेस पे एडजस्टमेंट हो गई, परचेसेस के लिए एक टिक मार्क हो जाए, ओके। यहाँ पे मैंने स्टार मार्क कर दिया। सन्ड्री क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है। बैंक लोन लाइबिलिटी है, बैंक से लोन लिया है वापस देना पड़ेगा, करेक्ट, तो लाइबिलिटी है। इंटरेस्ट रिसीव्ड, इनकम हो गई अपनी, इनकम हम कहाँ पे लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। नेक्स्ट है आरडीडी, आरडीडी नाउ सी, आरडीडी मीन्स रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, करेक्ट। मुझे डाउट है कि मेरे पैसे शायद डूब सकते, जो मेरा डेटर है शायद वो मेरे पैसे मुझे वापस नहीं देगा, मुझे डाउट है, इसीलिए मेरे पॉकेट में जो भी फिलहाल अवेलेबल कैश है उसमें से मैं कुछ अमाउंट बाजू में रख देता हूँ कि इन केस अगर इसने मेरे पैसे नहीं दिए तो मैं ये बाजू में जो पैसे रख रहा हूँ उसको मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ, ठीक है। उसी को हम बोलते हैं आरडीडी। तो ये अपना लॉस होता है, बट जो भी आरडीडी अपने को ट्रेडिंग अकाउंट ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया होगा, ओके, एंड इट इज ऑलवेज गिवन ऑन क्रेडिट साइड, तो ध्यान में रखना ये होता है ओल्ड आरडीडी, ओके। ये जो आरडीडी होता है ओल्ड आरडीडी होता है। जो भी आरडीडी अपने को एडजस्टमेंट्स में दिया होगा यहाँ पे वो होता है अपना न्यू आरडीडी, ओके। एडजस्टमेंट्स बाद में आती है ना, तो यहाँ का बैलेंस न्यू रहेगा, ये पुराना है तो ये रहेगा ओल्ड, ओके। दिस इज ओल्ड आरडीडी, दिस इज न्यू आरडीडी, ओके। वेल, वन मोर थिंग, जब हमने प्रीवियस लेक्चर देखा था, ठीक है, मैंने बोला था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट में हमें इसे लेना है, करेक्ट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट में भले ही हमारे पास सिर्फ बैड डेट्स दिया हो, सिर्फ आरडीडी दिया हो, सिर्फ न्यू आरडीडी है, सिर्फ ओल्ड आरडीडी है, या फिर 1-2 एडजस्टमेंट है सिर्फ, बट स्टिल अपने को आदत रखनी है कि हम किस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखते 2 बैड डेट्स
इनर आउटर, सपोज दीज आर द कॉलम्स। उसमें हम करते ऐड एडिशनल बैड डेट्स जो भी होंगे हम ऐड करेंगे। ऐड न्यू RDD, यहाँ पे हम उसकी टोटल लेंगे तो टोटल के लिए एक लाइन छोड़ देंगे और फिर लेंगे लेस ओल्ड RDD। ओके, ये 4 लाइन का फॉर्मेट ही रहेगा अपना, 4 पॉइंट से। ओके, एक लाइन ब्लैंक, मतलब 5 लाइन का पूरा फॉर्मेट ही रहेगा। सो जब अपने को बैड डेट्स या फिर एडिशनल बैड डेट्स या फिर RDD दिखता है तो डायरेक्टली गो टू योर सॉल्विंग और ये पूरा लिख लो। जो जो आएगा वो हम लिखेंगे उसके अमाउंट्स, जो नहीं आएगा वहां पे डैश कर देंगे। ओके, नो प्रॉब्लम, बट इसका सीक्वेंस अपना करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो हर बार अगर हम ये लिखेंगे ना तो हमें सीक्वेंस लर्न हो जाएगा, करेक्ट। बट अगर हम हर बार नहीं लिखेंगे, लाइक सिर्फ RDD आपके प्रॉब्लम में आया है, ठीक है, लाइक यहाँ पे RDD, अगर हम रेगुलर सॉल्विंग के हिसाब से जाएंगे तो अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बैड डेट्स लिखेंगे, लेस ओल्ड RDD या फिर लेस RDD। समटाइम्स RDD आपके एडजस्टमेंट्स में आएगा, आप क्या करोगे, बैड डेट्स ऐड RDD, तो कंफ्यूजन हो जाएगा, यार पिछली बार तो RDD लेस किया था और इस बार RDD ऐड कर रहे हैं, ऐसा क्यों। ओके, तो ये ना हो इसलिए हम हर बार ये पूरा लिखेंगे। ठीक है, तो अपने को इसकी आदत भी हो जाएगी और रॉन्ग भी कुछ नहीं होगा। ऑलराइट, सो हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में रिड्यूस करेंगे। ओके, मैं इस यहाँ पे पोस्टिंग लिख लेता हूँ, लेस फ्रॉम P&L डेबिट। ओके, मैंने माइनस की साइन दिए, इससे पता चलता है कि अपने को लेस कर रहा है प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट से, लेस फ्रॉम P&L डेबिट। ओके, सेल्स अपना जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में। लेट्स डिस्कस एडजस्टमेंट्स नाउ। द स्टॉक इन हैंड वॉज वैल्यूड एट ₹58,000। 58,000 का स्टॉक है ऑन 31 मार्च 2019। तो मैंने बोला था 1 अप्रैल का जो स्टॉक होता है उसे हम बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक, और ये 31 मार्च का जो स्टॉक है उसे हम बोल देंगे क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की क्या पोस्टिंग्स होती है, एक तो हम लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट में, ओके, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड एंड एसेट साइड। ओके, तो जितने भी एडजस्टमेंट्स रहते हैं, एडजस्टमेंट्स के हमेशा 2 इफेक्ट्स अपने को देने होंगे, और जो पोस्टिंग्स हमने अब तक देखे उसका एक ही इफेक्ट होता है। ओके, तो ये डिफरेंस है, हमेशा ध्यान में रखना। एडजस्टमेंट्स का अगर कहीं पे एक ही जगह पे एक इफेक्ट दे दिया तो आपका पूरा प्रॉब्लम रॉन्ग हो जाएगा। ओके, टैली नहीं होगा वो। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिया है अपने को रॉयल्टी एंड वेजेस। ओके, नाउ कम बैक टू द एडजस्टमेंट्स। हमने यहाँ पे एडजस्टमेंट्स लिखी हुई है ऑलरेडी। ओके, एडजस्टमेंट्स 2 पेजेस में लिखे, उसके बाद एक पेज और छोड़ दो ब्लैंक। क्यों छोड़ना है कि आगे कुछ और एडजस्टमेंट्स आएंगी जो हमने नहीं लिखी हुई है, ठीक है, वो हम उस टाइम लिख लेंगे। सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्री रिसीव्ड इनकम। ठीक है, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड प्री रिसीव्ड, ये टोटल 4 एडजस्टमेंट हो जाती है। तो 4 एडजस्टमेंट में जनरली कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों का। ठीक है, जनरली फर्स्ट इफेक्ट में नहीं बट सेकंड इफेक्ट देते टाइम कंफ्यूजन हो जाता है, तो हम एक इसके लिए शॉर्टकट देखेंगे, इसको हमें कैसे याद रखना है। चारों को एक ही साथ देखेंगे। ओके, सो लेट्स राइट डाउन एडजस्टमेंट नंबर, यहाँ पे 13 देता हूं मैं नेक्स्ट नंबर। आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड और प्री रिसीव्ड। ठीक है, लिख लेना है आपको अभी। आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, प्री रिसीव्ड, अगर ऐसा कुछ आता है, ठीक है, इनकम हो या एक्सपेंस हो, तो उसके लिए हमें क्या करना है, इसका हम फर्स्ट इफेक्ट देखते हैं। फर्स्ट इफेक्ट हमारा रहेगा आउटस्टैंडिंग ऑलवेज एडेड। ठीक है, अगर आउटस्टैंडिंग है तो उसे हमेशा अपने को ऐड करना है। ओके, एक्सपेंस हो या फिर इनकम हो, लाइक आउटस्टैंडिंग सैलरी है, सैलरी में ऐड कर दो। आउटस्टैंडिंग इन रेंट है, रेंट में ऐड कर दो। ओके, सपोज कमीशन रिसीवेबल है, कमीशन हम रिसीव करते हैं, ठीक है, आउटस्टैंडिंग कमीशन रिसीवेबल है तो कमीशन रिसीव्ड में ऐड कर दो। ठीक है, इनकम हो या एक्सपेंस हो, आउटस्टैंडिंग है तो हमेशा हम उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है,
और इसका सेकंड इफेक्ट नहीं, फर्स्ट इफेक्ट ये। और अगर प्रीपेड है, प्री पेड हो या फिर प्री रिसीव्ड हो, ओके, व्हेनेवर यू सी दैट प्री, ठीक है, आउटस्टैंडिंग हो तो हमेशा ऐड करेंगे, और प्री रहेगा तो हमेशा हम क्या करेंगे, ऑलवेज डिडक्टेड। ओके, तो प्री रिसीव्ड सैलरी है, सैलरी में से लेस कर देंगे। प्रीपेड सैलरी है, सैलरी में से लेस कर देंगे। प्रीपेड वेजेस है, वेजेस में से लेस कर देंगे। ओके, डिस्काउंट रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस का ही मतलब क्या, जल्दी मिल गया अपने को, मतलब ये क्या, प्री। ओके, तो प्री रिसीव्ड डिस्काउंट हो गया, वो क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। ऑलराइट, ये हो गया फर्स्ट इफेक्ट। और सेकंड इफेक्ट, इसके लिए हम देखते हैं एक नॉर्मल टेक्निक। सपोज इसका सेकंड इफेक्ट अपना हमेशा जाता है बैलेंस शीट में, राइट। सो जस्ट अज्यूम कि ये हो गया अपनी एसेट साइड और ये हो गया अपनी लायबिलिटी साइड। ओके, नाउ इन चारों में से कुछ एक याद रखना है अपने को बस, तो अपना सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके, हाउ, लेट मी टेल यू। सपोज आउटस्टैंडिंग वेजेस, ओके, तो ये क्या है अपनी वेजेस आर और एक्सपेंडिचर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया। वेजेस आउटस्टैंडिंग है मतलब ही क्या, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक वर्कर काम करता है, एक वर्कर काम कर रहा है मिस्टर ए, और मिस्टर ए की जो सैलरी है वो है ₹10,000 पर मंथ। ठीक है, मैंने उसे 10 महीने की सैलरी पे कर दी है, 10 मंथ सैलरी पेड। तो मैंने उसको कितने अमाउंट पे कर दिए, 1 लाख रुपए पे कर दिए। बट एक साल में 10 महीने नहीं होते, 12 महीने होते, तो 2 महीने के अमाउंट पेएबल है। ठीक है, तो कितने रुपए मैंने उसको देने बाकी है, मैंने उसको 20,000 रुपए देने बाकी है, क्योंकि उसकी टोटल सैलरी एक साल की बनती है 1,20,000 रुपए, 1,20,000। बट 20,000 रुपीज इज स्टिल पेएबल। मैंने उसको 20,000 रुपए अभी तक नहीं दिए हैं। ये 20,000 रुपए किसके, उसके खुद के हैं, राइट। वो उसके पैसे मुझे उसको देने हैं। ओके, दिस इज द पेएबल अमाउंट। ओके, मैंने उसको वो पैसे पे करने हैं। जो पैसे अपने को पे करने होते, किसी और को हम जो पैसे पे करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, लायबिलिटी। राइट, तो एक तो चीज क्लियर हो गई कि अगर आउटस्टैंडिंग इन एक्सपेंसेस है तो वो क्या हो जाएगी, अपनी लायबिलिटी हो जाएगी। ओके, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो वो अपनी लायबिलिटी हो गई। आई एम सॉरी, मैंने एक चीज रॉन्ग लिख दी है। Here is a liability. I'm really sorry for that. Here is a liability and here is a asset. ठीक है, ये उल्टा कर दिया मैंने थोड़ा सा, ये भी नहीं करना है अपने को। ओके, हो जाता है कभी कभी। सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वी राइट एट लायबिलिटी साइड, राइट। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अगर लायबिलिटी है तो आउटस्टैंडिंग इनकम क्या हो जाएगी, अपनी एसेट हो जाएगी। आउटस्टैंडिंग के ऑपोजिट प्रीपेड होता है, ओके, और एक्सपेंसेस के ऑपोजिट इनकम होता है। तो हम सेम लिखते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के ऑपोजिट इनकम है तो इनकम जाएगा ऑपोजिट साइड में। ओके, ये पेएबल है, ये रिसीवेबल हो गया। ओके, तो ये आउटस्टैंडिंग का फंडा खत्म हो गया। नाउ एक्सपेंसेस के ऑपोजिट इनकम हमने लिख दिया। आउटस्टैंडिंग के ऑपोजिट क्या होता है, प्री। राइट, अभी देखो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अगर अपनी लायबिलिटी है तो प्रीपेड एक्सपेंस क्या हो जाएगा, एसेट हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग के ऑपोजिट प्री आता है ना, तो यहां पे भी हम एक एक्सपेंस लिख देते हैं। यहां वाला आउटस्टैंडिंग है तो उसके ऑपोजिट होता है प्रीपेड। ओके, और यहां पे इनकम है बट वो है आउटस्टैंडिंग वाला, तो अगर प्री रिसीव्ड वाला इनकम है तो क्या पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा प्री रिसीव्ड इनकम। ओके, ये हो गया सेकंड इफेक्ट। इजीली है, कोई चारों में से कोई भी एक याद करो, ठीक है, और ऑपोजिट लिख सकते हैं हम। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग के ऑपोजिट होता है प्रीपेड, तो प्रीपेड एक्सपेंस उसके ऑपोजिट साइड में आ गया एसेट में। ओके,
एक्सपेंस के ऑपोजिट होता है इनकम, तो आउटस्टैंडिंग इनकम भी उसके ऑपोजिट आ गया एसेट में, राइट। और यहाँ पे इनकम कौन सा है, आउटस्टैंडिंग वाला है, तो उसके ऑपोजिट प्री रिसीव्ड वाला इनकम कहाँ पे रहेगा, लायबिलिटी में। ये आप चारों चीजें तो लर्न कर लो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी है और प्री रिसीव्ड इनकम लायबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग इनकम इज एसेट एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस इज ऑल्सो एसेट। ये चारों चीजें लर्न कर लो, या फिर इस तरह से ध्यान में रखो, या फिर चारों के पीछे जो लॉजिक है उसके हिसाब से ध्यान में रखो, कैसा भी ध्यान में रखो, ओके। अपने को ये बस ध्यान में रखना जरूरी है। लेट्स कम बैक टू द प्रॉब्लम एंड नाउ यस, ये एक पेज और छोड़ के रखना अपने को, ठीक है। प्रॉब्लम से पहले जो भी एडजस्टमेंट्स आगे आएंगे हम वहीं पे लिखते जाएंगे, राइट। लेट्स कम बैक टू द एडजस्टमेंट्स। सो हमने देखा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, रॉयल्टीज हम क्या करेंगे, रॉयल्टी में ऐड कर देंगे। सो कम बैक टू द रॉयल्टी, रॉयल्टी पे हम एक टिक मार्क करेंगे, एडजस्टमेंट, एक एडजस्टमेंट है, एक स्टार मार्क हो गया। नेक्स्ट है वेजेस, वेजेस पे भी एक टिक कर देते हैं, वेयर इज वेजेस, या हियर इट इज वेजेस, टिक। सैलरीज पेड टू स्टाफ ₹2000, सैलरीज हमने स्टाफ को पे की हुई है, ओके। सैलरीज पेड इन एडवांस, इन एडवांस का मीनिंग क्या हो गया, हमने पहले ही पे कर दी, प्रीपेड हो गई है, ठीक है। सैलरी है, सैलरी पे टिक कर देते हैं। नेक्स्ट, क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 1000 एंड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स एट 3%। तो ये दो एडजस्टमेंट्स हो गई है, ठीक है। बैड डेट्स एंड आरडीडी, बैड डेट्स और आरडीडी दोनों भी हम डेटर्स में से लेस करते हैं, ओके। इट इज रिलेटेड विद डेटर्स, सो वेयर इज डेटर्स, या हियर इट इज सन्ड्री डेटर्स। एक हो गया बैड डेट्स, एक हो गया आरडीडी, दो एडजस्टमेंट से दो टिक मार्क कर देंगे। नेक्स्ट है डेप्रेसिएट लैंड एंड बिल्डिंग बाय 5% एंड फर्नीचर बाय 10%। सो वेयर इज लैंड एंड बिल्डिंग, या हियर इट इज लैंड एंड बिल्डिंग, यहाँ पे भी एक टिक कर देता हूं मैं, लैंड एंड बिल्डिंग, और फर्नीचर यहाँ पे भी एक कर देता हूँ स्टार मार्क, ओके। सो पूरा प्रॉब्लम अपना डिस्कस हो गया है, डिस्कस हो गया प्रॉब्लम पूरा, अभी हमें सॉल्यूशन करना है। सो वी विल प्रिपेयर द अकाउंट्स, ठीक है। यहाँ पे बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट, यहाँ पे भी बन सकता है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ओके। सो लेट्स ड्रॉ द अकाउंट्स। Okay, pause the video and draw the accounts. Trading account, we draw total 6 columns, particulars, amount rupees, particulars, amount rupees. यहाँ पे हम लिखते हैं डेबिट, यहाँ पे हम लिखते हैं क्रेडिट। ऊपर हेडिंग भी देना है, सब कुछ लिखना है प्रॉपरली, ठीक है। थोड़ा 2-5 मिनट का टाइम जाएगा तो भी चलेगा, लेकिन पहले से आदत रखनी अपने को परफेक्शन की। इन द बुक्स ऑफ शिल्पा एंड कटरीना, ये कहाँ से आ गए, तो यहाँ से आ गए, ठीक है। यहाँ पे नाम दिया हुआ है अपने को, शिल्पा एंड कटरीना। इन द बुक्स ऑफ शिल्पा एंड कटरीना, फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। ये डेट कहाँ से आ गई, 31 मार्च 2019, हियर इट इज गिवन, ऑलराइट। नेक्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अभी सेकंड टाइम नहीं लिखना होता है इन द बुक्स ऑफ, एक बार इन द बुक्स ऑफ वहां पे लिखा सफिशिएंट है, ओके। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, ये दोबारा लिखना पड़ेगा। डेबिट क्रेडिट कॉलम अगेन रिपीट, particulars amount rupees, particulars amount rupees, alright। and last balance sheet, बैलेंस शीट के लिए फॉर द ईयर एंडेड नहीं होता है, वहां पे होता है एज ऑन 31 मार्च 2019। एंड कॉलम विल बी लाइबिलिटीज अमाउंट रुपीज, एसेट्स अमाउंट रुपीज। यहाँ पे डेबिट क्रेडिट नहीं लिखना होता है, ऑलराइट। सो पूरा प्रॉब्लम हमने डिस्कस कर लिया है, अभी बस हमें सॉल्व करना है। सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। लैंड एंड बिल्डिंग हमें डिस्कस किया, कहाँ पे जाएगा, एसेट साइड में। सो एसेट्स में हम आगे करते हैं और यहाँ पे लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग, अमाउंट गिवन इज 37,800 और एक एडजस्टमेंट्स है, तो अमाउंट इनर में आ जाएगी 37,800 और एक एडजस्टमेंट है तो एक लाइन नीचे ब्लैंक छोड़ देंगे हम, ठीक है। दो एडजस्टमेंट्स रहेंगी तो 3 लाइन्स छोड़ते हैं, ठीक है। पहली एडजस्टमेंट के लिए एक लाइन, उसके बाद जितने भी एडजस्टमेंट्स रहेंगे 2 लाइन्स पर
2 लाइन्स पर एडजस्टमेंट। ओके, तो एक ही एडजस्टमेंट है, एक लाइन छोड़ देंगे और इमीडिएटली ये एरो बना के रख देना है। इससे क्या हो जाएगा कि एक लाइन अपने को छोड़नी है, ये हम बाद में भूल जाते हैं। ठीक है, इमीडिएटली इसके बाद कुछ आ जाएगा तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो अगर ये लाइन ड्रॉ करके रख दोगे तो ये नहीं होगा। और प्लेन लाइन भी आप ड्रॉ कर सकते हो, बहुत से जन प्लेन लाइन ड्रॉ करते हैं, बट आई से कि ये एरो ड्रॉ करो। क्यों, ये भी आपको बाद में समझ में आएगा, मैं बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट है फर्नीचर। फर्नीचर हम एसेट में लिखते हैं, फर्नीचर 17,250। एक एडजस्टमेंट है, इनर में लिख के एक लाइन छोड़ दी। नेक्स्ट है सन्ड्री डेटर्स, एसेट ही है, सन्ड्री डेटर्स एसेट है, उस पर 2 एडजस्टमेंट्स है। अमाउंट देखते हैं पहले क्या है, 40,000 और 2 एडजस्टमेंट्स है। तो पहली एडजस्टमेंट के लिए एक लाइन अपने को लगेगी। ठीक है, यहां से हम कुछ रिड्यूस करेंगे, यहाँ पे टोटल आ जाएगी। ठीक है, और दूसरे एडजस्टमेंट के लिए ये लाइन लगेगी, यहाँ से अपनी अमाउंट आउटर में जाने वाली है। तो इसलिए हम जब अमाउंट हमें अपने को आउटर में लेनी होती है तो हम एरो ड्रॉ करते हैं, और जब अपने को अमाउंट नीचे कैरी करनी होती है तो हम प्लेन लाइन करते हैं। ठीक है, हर जगह पे अगर हम प्लेन लाइन करेंगे तो ये समझ में नहीं आता कि कहाँ से अमाउंट बाहर गई और कहाँ से अमाउंट नीचे कैरी हुई है। ठीक है, सो फॉर दैट पर्पज वी ड्रॉज एरोज। ओके, तो ध्यान में रखो कि एक एडजस्टमेंट रहेगी तो एक ही लाइन छोड़नी है, दूसरी एडजस्टमेंट रहेगी तो एक प्लस दूसरे एडजस्टमेंट के 2 लाइन्स, एंड टोटल 3 लाइन्स। 3 एडजस्टमेंट्स रहेंगी तो 1 + 2 + 2 टोटल 5 लाइन्स। ओके, इस तरह से लाइन्स छोड़ देनी है। नेक्स्ट स्टॉक, और बोला है 1 for 2018, सो इट इज अ ओपनिंग स्टॉक। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड 2 ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक हमेशा फर्स्ट लाइन में ही लिखते हैं हम। ठीक है, 2 ओपनिंग स्टॉक 65,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, आउटर में अमाउंट सीधी चली जाएगी 65,000। नेक्स्ट है बैड डेट्स। बैड डेट्स वी राइट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में हमेशा एक लाइन हमें ब्लैंक छोड़ देनी है। ठीक है, यहाँ पे जो भी ग्रॉस प्रॉफिट या यहाँ पे जो भी ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस आएगा वो हम यहाँ पे कैरी करते हैं, इसलिए फर्स्ट लाइन हमेशा ब्लैंक छोड़ देनी है। सेकंड लाइन में हम लेंगे 2 बैड डेट्स। अब मैंने बोला था जब जब बैड डेट्स आरडीडी ऐसा कुछ आएगा तो हम अपना पूरा फॉर्मेट लिख लेंगे 4 लाइंस का। ठीक है, 2 बैड डेट्स, उसके बाद आता है एड एडिशनल बैड डेट्स, उसके नीचे आता है एड न्यू आरडीडी, और यहाँ पे एक लेस ओल्ड आरडीडी। राइट, सो हियर बैड डेट्स इज गिवन 400, अमाउंट लिख देते हैं 400 इनर में। नेक्स्ट है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इट इज गिवन 4,000। ओके, सो 2 printing and stationery, amount is 4,000. I'm sorry, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, अमाउंट आउटर में लिख दो डायरेक्टली 4,000. नेक्स्ट इज वेजेस. वेजेस वी राइट एट ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, और एक एडजस्टमेंट है तो इधर में लिखेंगे. नाउ ओपनिंग स्टॉक के बाद सेकंड अपना 2 परचेसेस होता है, उसके लिए एक जगह छोड़ दो और फिर लो परचेसेस पे एडजस्टमेंट पे, सॉरी 2 लाइंस छोड़ दो. 2 वेजेस, ओके 2 वेजेस 3,000. इनर में लिखते हैं, एक लाइन छोड़ देते हैं. Then 2 salaries 5,000. So here we write 2 salaries. एडजस्टमेंट है तो इनर में लिखेंगे 5,000, एक लाइन छोड़ देते हैं. नेक्स्ट है कैरेज इनवर्ड.
ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड अगेन, ओके, टू कैरेज इनवर्ड, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, 4000 अमाउंट है, डायरेक्टली आउटर कॉलम में चली जाएगी 4000। नेक्स्ट सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न वे रिड्यूस फ्रॉम सेल्स, ठीक है, और सेल्स ट्रेडिंग के क्रेडिट में फर्स्ट लाइन में होता है, तो हियर वी राइट बाय सेल्स, उसके नीचे लेस सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न इट इज गिवन 2000, सो यहाँ पे मैं लिख के रखता हूँ -2000, ठीक है, माइनस का साइन भी इंपॉर्टेंट होता है, ब्रैकेट में माइनस का साइन देते हैं हम और अंडरलाइन करके रखते हैं, जब सेल्स आएगा तो रिटर्न लेस कर लेंगे। नेक्स्ट ड्राइंग्स, ड्राइंग्स भी हम क्या करते हैं, कैपिटल में से रिड्यूस करते हैं, ठीक है, सो कम बैक टू द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में हम यहाँ पे लिखते हैं कैपिटल, अंडरलाइन कर देंगे, ओके। लास्ट ईयर सिर्फ कैपिटल एक ही पर्सन का होता था तो चलता था, अभी अपने को दो कैपिटल अलग अलग शो करने होते हैं, ठीक है, कैपिटल एंड वी हैव टू पार्टनर्स शिल्पा एंड कटरीना, शिल्पा, सी शिल्पा पे एक ही एडजस्टमेंट है, कटरीना पे भी एक ही एडजस्टमेंट है और एक एक लाइन सफिशिएंट है, ठीक है, एक एडजस्टमेंट एक लाइन और एक एडजस्टमेंट कंपलसरी आ जाएगी अपनी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस के लिए, तो दो एडजस्टमेंट्स यहाँ पे हो जाते हैं, ठीक है, एंड हियर कटरीना, कटरीना पे भी दो एडजस्टमेंट्स के लिए हम 3 लाइंस छोड़ देते हैं। नाउ कम बैक टू द पॉइंट, ड्राइंग्स हमने देखा था शिल्पा का है 2000, ड्राइंग्स भी रिड्यूस, तो शिल्पा पे से हम यहाँ पे करेंगे लेस ड्राइंग्स 2000, यस 2000, कटरीना 3000 है, तो कटरीना के पास भी आएंगे लेस ड्राइंग्स 3000 या माइनस राइट 2000 3000। नेक्स्ट डिस्काउंट, डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, कम बैक प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डिस्काउंट 2030 2030। नेक्स्ट एडवांस गिवन टू शाहरुख, एसेट साइड में लिखेंगे 10,000, एसेट साइड में आ जाते हैं बैलेंस शीट में, एडवांस गिवन टू शाहरुख 10,000, ये क्यों एसेट में लिखा हमने डिस्कस किया है, ठीक है, आप रिवाइंड करके फिर से एक बार देख सकते हो अगर नहीं समझ में आया है तो। नेक्स्ट कैश इन हैंड 20,000, एसेट ही है अपनी, कैश इन हैंड 20,000, कैश एट बैंक 8,000, एसेट ही है, कैश एट बैंक 8,000। नेक्स्ट इंटरेस्ट, इंटरेस्ट भी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में अपन लिखते हैं बिकॉज इट्स एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड टू इंटरेस्ट अमाउंट वुड बी 1,000। नेक्स्ट है टू कमीशन, टू commission amount is 2,000। okay, no adjustment is there। then royalty, royalties ट्रेडिंग के डेबिट में लिखना है, एक एडजस्टमेंट है तो इनर में आ जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे टू रॉयल्टीज, टू रॉयल्टीज
2000 वी विल राइट इन इनर कॉलम. एक एडजस्टमेंट है, एक लाइन छोड़ दो. परचेसेस ट्रेडिंग डेबिट अगेन. ओके, परचेसेस सेकंड लाइन होता है, हमें यहाँ पे जगह छोड़ के रखिए, तो लिख दो 2 परचेसेस 50,000. ओके, इनर में लिख दिया 50,000. डेबिट साइड इज ओवर. लेट्स कम बैक टू क्रेडिट साइड. हियर इज कैपिटल शिल्पा 45,000 एंड कटरीना 45,000. दोनों का 45,000 है. कैपिटल is our liability. Come to the liability side in balance sheet. Here we have already written capital Shilpa. Just write down 45,000. Okay, अब ये आप -2,000 लिख के रखे, तो माइनस करके नीचे 43 ले लेते हैं. 43,000 एंड कटरीना भी 45,000 माइनस करके नीचे 3,000 माइनस करके नीचे ले लेते हैं 42,000. ओके, नेक्स्ट बिल्स पेएबल. लाइबिलिटी है 17,500. लाइबिलिटी में लिखना है बिल्स पेएबल 17,500. नेक्स्ट बैंक ओवरड्राफ्ट 10,000. लाइबिलिटी ही है. बैंक ओवरड्राफ्ट 10,000. नेक्स्ट परचेस रिटर्न 1,480. सो परचेस रिटर्न, परचेस में से लेस करते हैं हम. हियर कम राइट लेस रिटर्न्स, या फिर लेस परचेस रिटर्न लिख सकते हैं. अभी जगह कम है तो लेस रिटर्न्स में इतना ही लिखूंगा, चलता है, नो प्रॉब्लम. परचेस रिटर्न 1,480. 1,480. ओके, वी हैव टू रिड्यूस दिस. नाउ 50,000 में से 1,480 अगर हम रिड्यूस कर दे तो कितना आ जाएगा? टेक इट 1,500 फॉर एग्जाम्पल. ओके, 1,500 अगर लेस कर देते तो it comes 48,520. 48,520. check it out whether it is correct or not. Okay, then continue. Hmm, 48,520, it's correct. Next है सन्ड्री क्रेडिटर्स 22,000. लाइबिलिटी ही है. कम टू द लाइबिलिटी साइड, राइट. सन्ड्री क्रेडिटर्स no adjustment is given, so we will write it on in outer column 22,000. Okay, next is bank loan 15,000. bank loan is also a liability. bank loan 15,000. interest received 1,500. रिसीव्ड है तो अपनी इनकम हो जाती है वो. प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट में हम लिखेंगे वी नो वी लीव फर्स्ट लाइन ऑलवेज, सो सेकंड लाइन पे लो बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड. बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड 1,500. देन आरडीडी, ये ओल्ड आरडीडी होता है जो ऊपर दिया जाता है, अपने को पता है. एंड ये आरडीडी बैड डेट्स के लिए हमने सब लिख के रखा है. ओल्ड आरडीडी कितना है? 1,000. सो ये जो ओल्ड आरडीडी वहां पे हम लिख देंगे सिंपली 1,000. लेस है सो माइनस साइन दे देते हैं. यहाँ पे लेस बोला है इसलिए माइनस साइन दे दिया मैंने.
नेक्स्ट सेल्स वी राइट इन ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड. ओके, ट्रेडिंग के क्रेडिट में आना है, यहाँ पे लिख देना सेल्स. अमाउंट है 1,20,000. 1,20,000. ओके, तो नीचे 2,000 लेस करके रखा है, तो कर देते लेस. इट विल बिकम 1,18,000 इन आउटर सेक्शन. ओके, तो पोस्टिंग्स तो अपनी पूरी खत्म हो चुकी है. लेट्स कम टू द एडजस्टमेंट्स. नंबर 1, द स्टॉक इन हैंड वॉज वैल्यूड एट ₹58,000 ऑन 31st March 2019. तो ये है अपना क्लोजिंग स्टॉक. ओके, क्लोजिंग स्टॉक है 58,000. क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट हमें पता है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखते हैं और एसेट में लिखते हैं. ठीक है, लेकिन एक चीज है कि क्लोजिंग स्टॉक हमेशा अपन लास्ट लाइन में ही लिखते हैं. क्लोजिंग स्टॉक के नीचे कुछ नहीं आता है, क्लोजिंग स्टॉक हमेशा सबसे एंड में आता है. तो क्लोजिंग स्टॉक में थोड़ा सा 5-6 लाइन छोड़ के यहाँ पे लिखूंगा. ठीक है, या फिर टोटल के 2-3 लाइन ऊपर लिखूंगा. हियर वी विल राइट क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक के नीचे कुछ नहीं आना चाहिए. क्लोजिंग स्टॉक है 58,000. एंड सेकंड इफेक्ट एसेट साइड में लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक 58,000. ओके, नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. रॉयल्टीज है 1,500 एंड वेजेस है 800. सो लेट्स टेक रॉयल्टी फर्स्ट. आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड होता है, मैंने बोला था. ओके, सो फर्स्ट इफेक्ट रॉयल्टीज में मैं बोलूंगा ऐड आउटस्टैंडिंग. ऐड आउटस्टैंडिंग 1,500. टोटल हो जाएगा 3,500 आउटर में. एंड सेकंड इफेक्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज अवर लाइबिलिटी. ओके, हम पे करते हैं ना किसी को, वी हैव टू पे, इट्स पेबल अमाउंट. सो हियर राइट आउटस्टैंडिंग रॉयल्टी 1,500. नेक्स्ट है वेजेस 800. सेम करना है, आउटस्टैंडिंग ऑलवेज ऐड होता है. सो हियर राइट ऐड आउटस्टैंडिंग amount is 800. So total will become 3,800. And second effect will go to liability side. Outstanding wages 800. Okay, then salaries paid in advance to staff ₹2,000. salaries are paid in advance. इन एडवांस मीन्स व्हाट, प्रीपेड. हमने पहले ही पे कर दिया है. ठीक है, एडवांस में पे किया है, तो वो प्रीपेड वाली एडजस्टमेंट है. यहाँ पे हम लिखेंगे सैलरीज में लेस प्रीपेड. प्रीपेड कितना है 2,000. सो रिड्यूस 2,000. टोटल अपना आ जाएगा 3,000. ओके, एंड प्रीपेड एक्सपेंस हमने कोई पैसे पहले ही पे कर दिए. ठीक है, तो अभी तक उस पर उसका हक नहीं है. इट इज स्टिल आवर मनी. ठीक है, बट इट इज इन द हैंड ऑफ समवन एल्स. ठीक है, मतलब हमने उसे प्रीपेड किया, एडवांस में ही दे दिया. एडवांस में दे दिया मतलब ये क्या हो गया अपना, वो एसेट हो जाती है. ठीक है, एडवांस हमने यहाँ पे एक बार लिखा है ना, एसेट. सो सेकेंड इफेक्ट विल गो टू प्रीपेड सैलरी एसेट साइड. ओके, प्रीपेड सैलरी 2,000. Next, create provision for bad debts 1,000 and reserve for doubtful debts at 3%. See, whenever bad debtors पे जो adjustments होती है, ठीक है, उसमें discount on debtors या RDD अगर दिया होगा तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी, एक सीक्वेंस होता है. डिस्काउंट ऑन डेटर्स हमेशा बैड डेट्स में सबसे लास्ट में लेस होता है. ठीक है, सबसे लास्ट में लेस होता है डिस्काउंट ऑन डेटर्स. उसके पहले लेस होता है RDD. ठीक है, और बाकी के जो भी एडजस्टमेंट्स है वो उससे पहले हो जाती है. राइट, तो आज अपने को कितने एडजस्टमेंट्स दी हुई है, एक है बैड डेट्स 1,000, दूसरा है RDD 3%. ओके, तो अपने को पहले बैड डेट्स लेस करना पड़ेगा 1,000, उसके बाद RDD लेस करना पड़ेगा 3%. अभी सीक्वेंस में दिया है, अगर ये उल्टा भी देते, पहले RDD दे देते तो भी अपने को पहले लेस करना पड़ेगा बैड डेट्स फिर RDD. ओके, तो ध्यान में रखना है
कि सबसे लास्ट में होता है डिस्काउंट ऑन डेटर्स, उससे पहले होता है आरडीडी, और उससे पहले बाकी सब एडजस्टमेंट्स। ओके, तो आरडीडी कम्स सेकंड लास्ट, डिस्काउंट ऑन डेटर कम्स लास्ट। अभी डिस्काउंट ऑन डेटर्स नहीं है तो आरडीडी लास्ट पे लेस करेंगे। तो उससे पहले आ जाएगा अपना लेस बैड डेट्स। बैड डेट्स हाउ मच इट इज? बैड डेट्स इज 1000, reduce 1000, so here will be 39,000. ओके, बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में हम लिखेंगे बिकॉज बैड डेट्स अपना लॉस है। ओके, ये कौन सा है? एडिशनल बैड डेट्स है, जो नीचे आता है वो न्यू बैड डेट्स पे हम उसे बोलते हैं। ओके, कितना हो गया वो? 1000। ओके, उसके बाद है एंड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, मतलब आरडीडी 3% है, तो उसे भी हम लेस करते हैं। लेस न्यू आरडीडी, जो एडजस्टमेंट में होती है वो आरडीडी होती है न्यू आरडीडी। ठीक है, अभी 3% है, डायरेक्टली अमाउंट नहीं दिए तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, मैं आ जाऊंगा एक रफ पेज पे। 39,000 और अपने को कैलकुलेट करना है 3%। ओके, तो 3% हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? इजीली एक बात ध्यान में रखो, जब भी परसेंटेज कैलकुलेट करने होंगे, ओके, तो मल्टीप्लीकेशन वगैरह अगर करते बैठते तो बहुत टाइम लग जाता है। अगर लास्ट का एक जीरो हम कट कर देंगे ना तो ये बन जाएगा अपना 10% अमाउंट। ओके, अगर 10% चाहिए तो ये आ गया, 5% चाहिए तो इमीडिएटली हम हाफ कर सकते हैं, बट अगर 3% चाहिए तो अब क्या करेंगे? एक और जीरो कट कर देते, तो ये अपने को मिल जाता है 1%। ओके, सो 390 इज योर 1% इंटू टी इंटू 3 सिंपली। ओके, 300, 9 3 27, ओके, 3 3 9 प्लस 2 11, ओके, 1170। सो आरडीडी 1170, 1170 माइनस कर देते इसमें से, 39,000 माइनस 1170, $37,830। चेक कर लो, अगर कुछ मिस्टेक होती है तो करेक्ट कर लेना। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मैंने कैलकुलेशन रॉन्ग किया, कैलकुलेशन हर बार अपना खुद का करने की आदत रखो, क्योंकि अचानक से जब एग्जाम में कैलकुलेशन करना पड़ता है तो नहीं होता है। ठीक है, रेडीमेड सुन के मत लिखो, कैलकुलेशन करो। चाहिए तो बीच में वीडियो पॉज करते जाओ, जब मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ वीडियो पॉज करो, खुद का कैलकुलेशन करो। अगर नहीं होता है या रॉन्ग आता है तो फिर क्रॉस चेक करके देखते जाओ। ठीक है, 1170 न्यू आरडीडी। सेकंड इफेक्ट अपने को देना है, लॉस ही है अपना, यहाँ पे हमने लिख के रखा है न्यू आरडीडी 1170। ओके, सो अभी एक हो गया पूरा, तो एक बार टोटल कर लेते हैं इसकी। 1000 प्लस 1170 मतलब हो गया 2170 एंड 400 मीन्स 2570। ठीक है, या फिर अपने सिंपल वे से कर सकते 0007 0007 आ गया यहाँ पे, 1 प्लस 00 प्लस 4 इज 5 एंड 1 एंड 1 2। ओके, कैसे भी कर सकते हो जैसे आपको लगे। 2570 में से 1000 गए तो यहाँ पे आ गया 1570 आउटर में। ओके, ये माइनस साइन इसीलिए होता है कि गलती से अभी आप फिर से ऐड करके बाहर ना ले लो, या फिर यहाँ पे ऐड है तो ये माइनस करके ना ले लो, साइन रहेगा तो समझ में आ जाता है। ओके, कंटिन्यू। लास्ट एडजस्टमेंट से डिप्रेसिएट लैंड एंड बिल्डिंग बाय 5% एंड फर्नीचर बाय 10%। लैंड एंड बिल्डिंग पे डिप्रेसिएशन दिया है अपने को 5% और फर्नीचर पे दिया है अपने को डिप्रेसिएशन बाय 10%। ओके, सो डिप्रेसिएशन मीन्स व्हाट? रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट। तो डिप्रेसिएशन हम लेस करते हैं पर्टिकुलर एसेट में से। ये जो एडजस्टमेंट है हमने पहले लिखी हुई है, उसको लर्न करो। ठीक है, लर्न करो मतलब समझ के लो, याद रखो। ओके, एक बार उसको पढ़ो, 3-4 दिन में पढ़ते जाओ जब तक वो ध्यान में नहीं रह जाता है। ओके, सो डिप्रेसिएशन यहाँ से हम लेस करेंगे, लेस
डेप्रिसिएशन, फर्नीचर में भी आएंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे लेस डेप्रिसिएशन, हाउ मच इट इज, लैंड एंड बिल्डिंग 5%, ठीक है। सो 37,800 पे 5% अपने को निकालना है। फिर से हम आ जाते हैं रफ पेज पे, 37,800, ठीक है, एक जीरो अगर मैं कैंसिल कर देता हूँ तो क्या मिल जाएगा मुझे, 10% अमाउंट मिल जाएगी, इसकी हाफ कर दो आ जाएगी 5%, ठीक है। सो डिवाइडेड बाई 2 तो मिल जाएगा मुझे 5%, 18 2 ज़ा 36, बचा एक, इट बिकम्स 18, सो 9 2 ज़ा 18, 90 1890, okay, 1890 will be your depreciation on land and building, and depreciation on furniture 10% है, तो 10% के लिए तो कुछ करना नहीं होगा अपने को, एक जीरो बस कैंसिल करना है, ठीक है, नॉट अ बिग डील, एक जीरो कैंसिल करना है तो 1725, 1725, ओके। भी माइनस करो ये 37,800 माइनस 1890, इट विल बी 35,910, 35,910, एंड 17,250 में से 1725 माइनस करो, इट विल बी 15,525, 15,525, ओके। नाउ डिप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट हम कहाँ लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, बिकॉज अपनी प्रॉपर्टी कम हो गई ना, तो सो इट्स और लॉस, लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा 2, डिप्रिसिएशन, और नीचे दोनों के नाम डाल देंगे हम, एक है लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग का डिप्रिसिएशन है अपना 1890, एंड नेक्स्ट इज फर्नीचर, फर्नीचर का डिप्रिसिएशन है 1725। ओके, सी फर्स्ट प्रॉब्लम है अपना, अपन बहुत धीरे धीरे और डिटेल में देख रहे हैं, इसलिए ये काफ़ी लेंदी होते जा रहा है, ओके। बट एक प्रॉब्लम है तो आज हम पूरा करके ही रहेंगे, एंड फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स डेफिनेटली इट विल बी मोर फास्टर फॉर अस। एक प्रॉब्लम के लिए अपने को अराउंड 5 से 1 घंटा लग ही जाता है, ठीक है। तो प्रॉब्लम खत्म हो गया, अपने को करना है क्लोजिंग नाउ। क्लोजिंग क्या करते हैं हम, ईजी है, लाइक लास्ट ईयर हमें सेम क्लोज करना है। ट्रेडिंग अकाउंट में हमें दोनों साइड की टोटलिंग करनी है, ओके। टोटल करने के बाद अपने को ग्रॉस प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट जो भी है मिलेगा। नाउ एज वी कैन सी, आप टोटल खुद से करो, ठीक है, वीडियो पॉज करो और टोटल करो, फिर चेक करो जो मेरी टोटल है वही सेम आपकी टोटल आ रही है क्या, ओके। नाउ जैसे मैं देख रहा हूँ 1,18,000 एंड 58,000 मीन्स इट इज मोर देन 1,50,000, ठीक है, 1.5 लाख से ज़्यादा ही है ये। और यहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ तो 48 एंड 65 इट इज़ अराउंड 1 लाख, तो क्रेडिट साइड ज़्यादा आएगी। मैं पहले क्रेडिट की टोटल कर लेता हूँ, इट इज़ 1,76,000, तो वही बड़ी अमाउंट है, दोनों साइड में हम लिख लेंगे। सो व्हाट वी डू जनरली, दोनों साइड की टोटल करके हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। एक बार रफ पेज पे क्रेडिट की टोटल आ गई 176, फिर डेबिट की टोटल जो भी आएगी वो करके यहाँ पे लिखते हैं, उसमें से फिर जो बड़ी टोटल रहेगी वो दोनों साइड पे लिखते हैं, ठीक है। छोटी टोटल जो भी उसमें से माइनस करते हैं और जो भी बैलेंस आता है वो हम डिफरेंस में लिखते हैं। अभी मैं टोटल नहीं कर रहा हूँ, आप करो टोटल और फिर लिखो, ओके। सो 1,76,000 जो बड़ी टोटल है दोनों साइड पे मैंने लिख लिया, और डेबिट साइड माइनस करने के बाद जो बैलेंस आता है वो आता है 51,180, डिफरेंस है 51,180। इसको हम बोलते हैं 2 ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन इनटू ब्रैकेट बैलेंसिंग फिगर, B/F, बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। ये क्यों लिखना है बैलेंसिंग फिगर, तो जो आपका पेपर चेकर होता है वो देखते हैं ये 51,180 कहाँ से आ गए, ये तो प्रॉब्लम में कहीं पे भी नहीं है,
ओके, और दिमाग लगाए बिना रॉन्ग दे देता है। तो ये बैलेंसिंग फिगर है, ये उसको भी पता चलना चाहिए, इसलिए हम लिखते हैं बैलेंसिंग फिगर। ओके, नाउ ग्रॉस प्रॉफिट हम ट्रांसफर करते हैं, यहाँ पे डेबिट पे है तो यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा वो क्रेडिट साइड में। ओके, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 51,180। Now again we have to total this। ये टोटल जो मैं देख रहा हूँ, ठीक है, 4,015 अराउंड 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ठीक है। तो 17-18 हज़ार से ज़्यादा नहीं है, और क्रेडिट मुझे काफ़ी बड़ी दिख रही है, तो पहले मैं क्रेडिट की टोटल करूँगा, ठीक है। सो क्या करना है अपने को, एक बार एक अंदाज़ा लेना है, ठीक है, कि कौन सी टोटल बड़ी दिख रही है। जो बड़ी दिख रही है वो पहले कर दो। ओके, सो 51,000 प्लस 1,500 मतलब ये हो गया 52,500 एंड ये 180, 52,680 आई गेस। यस, 52,680 इज करेक्ट। 52,680, 52,680। ओके, पॉज करते जाओ वीडियो को, खुद टोटल करो, देखो, क्रॉस चेक करके फिर लिखो। ओके, डेबिट की जो भी टोटल आएगी, अब मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, टोटल करके उसमें से रिड्यूस करते हैं, तो जो बैलेंस आ जाता है वो बैलेंस आ जाता है अपना 35,465। तो थोड़ा सा नीचे लिखेंगे हम 35,465। ओके, ये आ गया अपना बैलेंस। अभी लास्ट ईयर हम क्या करते थे, यहाँ पे लिखते थे टू नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन, और इसको ट्रांसफर कर देते थे कैपिटल में। बट अभी प्रॉब्लम ऐसा है कि वी हैव 2 पार्टनर्स। ओके, सो वी नीड टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट बिटवीन पार्टनर्स। किसी एक बंदे का ये अमाउंट नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन, to net profit carried down. We will underline this. Here will be Shilpa and here will be Katrina. Okay, and into bracket transfer to capital, transfer to capitals. Okay, so we have to distribute 35,465 between Shilpa and Katrina. अभी हमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो फॉर दैट वी लुक फॉर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कुछ दिया है क्या, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट्स प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। ओके, सो अपने को बोला ना ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ भी, तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। ओके, प्रोविजंस, हियर वी हैव रिटन दैट। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है तो हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इक्वली। सो वी हैव टू, वेयर इट इज, या हियर इट इज। ओके, वी डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट इक्वली टू बोथ ऑफ देम। ओके, तो 35,465 इसको हम अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ये इवन फिगर है। ओके, इट कम्स 17,732.5, 17,732.5 है, तो हम कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, 1 रुपये से नहीं कोई फर्क पड़ता है। 17,733, इसको 32 दिए, इसको 33 दे दिए, ठीक है, 1 रुपये से कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी को भी आप 1 रुपये कम ज़्यादा दे सकते हो, चलता है, ठीक है, इतना आप कर सकते हो, इतना अपने को राइट है। नाउ वी हैव टू ट्रांसफर दिस टू द कैपिटल्स। कैपिटल में आ जाएंगे हम, नेट प्रॉफिट हुआ है तो हम ऐड करते, शिल्पा में भी हम करेंगे ऐड नेट प्रॉफिट। ओके, शिल्पा का नेट प्रॉफिट कितना था, 17,732, 17,732। ओके, और कटरीना का भी है ऐड नेट प्रॉफिट 17,732। ओके, 17,732 ऐड करना है। सो 43,000 में अगर 17,000 ऐड कर दे तो इट बिकम्स 60,000,
ठीक है। तो 60 प्लस 732, तो बाहर अपना अमाउंट जो आ जाएगा वो होगा 60,732 एंड 42 प्लस 17, 42 प्लस 10 मीन्स 52, 52 एंड 7 59,733। ओके, डन। वी हैव टू जस्ट टोटल बोथ साइड्स नाउ। दोनों साइड की अगर हम टोटल करते तो अपने को अपना फाइनल आंसर मिल जाता है। ओके, एंड आवर फाइनल आंसर इज 187,265। टोटलिंग खुद से करो, अगर कुछ मिस्टेक होती है, कुछ गलत आता है तो मुझे बोलो। ओके, वी विल करेक्ट दैट। अभी वीडियो की साइज बहुत ज़्यादा हो जाती है अगर ज़्यादा लेंदी वीडियो हो जाए, तो इसलिए मैं थोड़ा फास्ट में कर रहा हूँ, क्योंकि अपलोडिंग में मुझे प्रॉब्लम हो जाता है फिर से। अरे 265, 1,87,265 इज अ टोटल, वी राइट। ओके, अपने को मैंने पहले बोला था आदत रखो, टोटल रुपीज। अगर आपका आंसर परफेक्ट है तो कोई आपका मार्क कट नहीं कर सकता है, ठीक है। हो सकता है कि आपको ज़्यादा मार्क नहीं मिलेंगे, 100 आउट ऑफ 100 ही मिलेंगे, 100 आउट ऑफ 101 नहीं मिलने वाला है, 110 नहीं मिलने वाला है। बट अगर कोई मिस्टेक है तो डेफिनेटली अगर आप स्कोर करते हो 100 आउट ऑफ 100 तो भी आपके मार्क्स कट कर सकते हो, ठीक है। ऐसे सिली मिस्टेक्स निकल के आपको 99, 98 पे ला सकते हैं। तो अपने को चांस ही नहीं देना है किसी को एक भी मार्क अपना कट करने के लिए। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। डेफिनेटली इट्स वेरी लॉन्ग वन। बाय बाय।